एंट्रेंस में बचे हुए हैं, डू रीड अ न्यूज़पेपर. Those from English medium can read Indian Express and those from the Hindi medium can read Jan Satta. These two newspaper qualifies to be one of the best newspaper for student. और जिनकी लैंग्वेज क्रेडेंशियल्स बहुत ही अच्छी हैं, दे कैन गो फॉर द हिंदू ऑल्सो. और आप कोशिश करो कि न्यूज़पेपर रीडिंग का एक हैबिट एटलीस्ट 2-2.5 महीने के लिए बने आपकी. ये आगे आप जो भी एंट्रेंस दोगे, यूपीएससी दोगे, कुछ भी दोगे, आपकी पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा आपके लिए बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा. तो न्यूज़पेपर रीडिंग एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी प्रिपरेशन का. बट मेरी कोशिश है और आई एम डूइंग माय बेस्ट टू गिव यू द क्रक्स ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ एटलीस्ट. 6 महीने के करंट अफेयर्स को क्लियर कराने की मैं कोशिश करूंगा. एक दिन हम लोग पूरे दिन क्लास करने वाले हैं करंट अफेयर्स की पूरे, और उस दिन जब आपके एंट्रेंस के डेट्स अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद प्रोबेबली हम उस दिन करेंगे. उस दिन हम पूरे दिन करंट अफेयर्स की चीजों को डिस्कस करेंगे, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है और कैसे चीजों को याद रखना है. वो पूरे दिन हम सारे 6 महीने के करंट अफेयर्स को क्लियर कर लेंगे. उसके लिए भी आपको परेशान होने की और मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागने की जरूरत नहीं है. एक बात जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज. आज इंटरनेट के इस दौर में जहाँ पे बहुत इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल, हमारे यहाँ यूट्यूब और गूगल के माध्यम से हम कुछ भी खोज सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, और हजारों कंटेंट किसी एक टॉपिक पे मिलते हैं. और हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए क्लिक करते जाता है, क्लिक करते जाता है, और आप अल्टीमेटली कुछ सीखते नहीं हो, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो और अननेसेसरी आप चीजों को बस एग्जैगरेट करते रहते हो. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कंटेंट को मिनिमम से मिनिमम रखते हुए कैसे उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए जो एग्जामिनेशंस में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो यहाँ पे आपको कोर्स में लाइव क्लासेस हो रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई आप एक लूसेंट की जीके या कोई भी जीके बुक की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर आप पोर्शन पढ़ रहे हो किसी एक बुक के, वो आपके लिए सफिशिएंट है. इसके अलावा बस आपको सिर्फ एक चीज करने हैं और वो है मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. हमारी टीम भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी. इसके एडिशन में भी आप अपने ऑन व्हील में अगर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए. बहुत सारा यूट्यूब में सर्च करेंगे 500 या 1000 एमसीक्यू ऑन इंडियन पॉलिटी, 1000 एमसीक्यूज ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे. वो सारे वीडियोस को डाउनलोड करके आप देख सकते हो, या फिर ऐसे पीपीटी और पीडीएफ भी मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. हमारी टीम भी आपको एग्जामिनेशन से पहले बहुत प्रैक्टिस कराएगी. और मेरी बात आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से हो रही थी, उन्होंने कहा है कि शायद आपके बहुत जल्दी टेस्ट भी वो लेने वाले हैं. एक अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है और इसके साथ एक आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी सारी अभी तक की जो आपकी लर्निंग आउटकम्स है उसका एक तरीके का ये वेरिफिकेशन होगा कि आप कितना पढ़े हो, कितना चीजों को याद रखे हो. ये टेस्ट भी रेगुलर्स होंगे. तो आप में से कौन कौन चाहता है कि टेस्ट रेगुलर हो, वो रेज हैंड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. वैष्णवी नहीं चाहती है, अभी नहीं चाहते हैं. फाइन. सो यस, आई गॉट इट. आपके रेगुलर टेस्ट जो हैं वो होंगे, आपके पोर्टल पे भी होंगे, कुछ पीडीएफ टेस्ट मटेरियल्स भी और कुछ गूगल फॉर्मेट में भी टेस्ट जो है आपको प्रिपेयर करके आपको दिए जाएंगे. एग्जैक्टली ये भी मेरी अपनी टीचिंग मॉड्यूल और टीचिंग हैबिट में यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप जब टेस्ट दोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगी और आपस में भी आप लोग सारे कॉम्पिटिटर्स हो इस मामले में कि आप लोग सारे एंट्रेंस देने वाले हो, तो एक दूसरे को एनालाइज कर सकते हो कि अगर अभी 20-25 लोगों में क्या रैंकिंग है आपकी, तो आपको किस तरीके से और इम्प्रूव करने की जरूरत है. आप में से जिसका टेस्ट स्कोर कम होगा उसको स्पेशल एम्फेसिस करके एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी. सो दिस इज ऑल व्हाट वाज क्या कहते हैं उसको, एक तरीके का बैकग्राउंड आपके क्लास के लिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और मैं आपको क्या क्या बताता हूँ. नेशनल मूवमेंट आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ एक मैराथन क्लास में, अदर देन योर हिस्ट्री मेंटोर जो आपको पढ़ाएंगे ही. इसके अलावा मैं आपको 6 महीने की करंट अफेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 6 महीने की पूरी करंट अफेयर आई विल लेट यू ऑल प्रैक्टिस दोज करंट अफेयर्स. एंड इसके अलावा मैं आपको जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ,
इंडियन पॉलिटी का कभी कोई क्वेश्चन फंसे आपसे, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में न आए, डाउट हो, तुरंत अपने गूगल क्लासरूम का जो अ, आपका चैट बॉक्स है उसमें आप तुरंत क्वेश्चन रख दिया करो। जब भी मैं ओपन करूंगा तो आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो आप वहां पे क्वेश्चंस रख देना इंडियन पॉलिटी के, कोई भी हो। बाकी इंडियन पॉलिटी एक बहुत डायनेमिक और बहुत लंबा सब्जेक्ट है। यहाँ पे एमए पीएचडी तक भी आपका ये इंडियन पॉलिटी अभी चलता रहेगा। कोई भी एग्जाम दोगे फ्रॉम एसएससी टू यूपीएससी, आपकी इंडियन पॉलिटी इज like a Bible for any Christian. So Indian polity is similar for any student of competitive examination. ये आपके लिए बहुत होली होना चाहिए, बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए और बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में सॉल्व करिए। मैं अपने क्लास में आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ सेक्शंस को, टॉपिक्स को जो एग्जाम में आते हैं उसको क्लियर करूंगा, डिस्कस करूंगा और उससे जो रिलेटेड डाउट्स होगा उसको मैं क्लियर करते ही आया हूँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। And sorry for this too much interaction and this too much talk regarding what is to be done. I think ये जरूरी था कि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है, क्या होना है और क्या हो चुका है ना? क्लास स्टार्ट करें? यस सर। क्यों, और लोगों को नहीं करना है? यस सर। यस सर। फाइन फाइन, ओके। Sure, sir. Okay, okay, brother. Okay, let me share this screen. Is this PPT visible to all of you? यस सर। Fine. Yes, sir. तो आज मैं बोलूंगा नहीं, सेम चीज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरी डे। ओके, और मुझे पता है आप लोग भी बोरिंग फील करोगे, सेम चीज सर रिपीट करते हैं हर रोज। बस आपको एक बार रिमाइंड करने के लिए आपको जस्ट मैं कुछ सेकेंड्स के लिए इन विजुअल्स को आपके सामने से, आपके माइंड के सामने से क्रॉस करवा रहा हूँ। आप में से जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो भी इन क्वेश्चंस को देखते, इन पोस्टर्स को देखते हुए, इन पीपीटी को देखते हुए एनालाइज करेगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें कौन कौन सा फैक्ट है, ये पिक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों रखा गया था, इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये अभी आप अपने दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। जैसे एक फिजिकल फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से ये मेंटल एक्सरसाइज भी होना चाहिए। और ये इसी तरीके से होता है, जो आप किसी चीज को देख के फिर ये याद करो कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है।
Fine. So let's start now from what we have left. So 12th schedule of Indian Constitution is what we have discussed in our last class. आप सभी ने पीपीटी ध्यान से देखा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारी फैक्ट्स जो मैंने आपको बताई थी लाइव क्लास के दौरान वो आपको याद हुई हैं और अभी भी आपके रिमाइंड रिकैप हुआ होगा मेमोरी में कि हाँ इसमें हमने ये पढ़ा है, ये फैक्ट्स याद करें। 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है 12 जो अनुसूची है वो आपको याद करने के लिए बताया गया था कि आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना किस शेड्यूल में क्या है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज 22 8th शेड्यूल में है और 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर्स लिस्ट को हमने क्या किया है, क्लासिफाई करके रखा है। शेड्यूल 4 में हमारे राज्यसभा के एमपीज का जो सीट होता है कौन से स्टेट को कितना मिलेगा वो है। 3rd में ओथ है और उसी तरीके से 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में राजीव गांधी जी के समय में आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी को एक स्लाइड में आपको एंटी डिफेक्शन पे भी बताया गया है। तो और शेड्यूल 11 में पंचायत और शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है। मोटा मोटी आपको इसी तरीके से समझना है, याद रखना है, मेमोरी में एक तरीके से आपको बैठा के रखना है कि ऐसा 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 कुल मिला के बात। आगे बढ़ते हैं। दिनेश कुमार खाड़ा एसबीआई के बने हैं न्यू चेयरमैन। आपको जैसा है वैसा ही याद रखना है। एसबीआई के कौन बने हैं न्यू चेयरमैन? दिनेश खाड़ा। ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अभी कुछ डिस्कस करने वाला हूं आपसे। आई विल टॉक टू यू विथ रिस्पेक्ट टू सम क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी के कुछ सेक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं आज। सो लेट्स टेक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following commission was appointed by the central government on union-state relations in 1983? 1983 में भारत सरकार द्वारा राज्य और केंद्र के संबंधों को जांच करने के लिए कौन से समिति का गठन किया गया था? सरकरिया कमीशन, दत्त कमीशन, सेतलवाद कमीशन, राजमंडल समिति। Anyone of you who wants to answer this question? What? Setalwad Commission. Fine. Someone is saying Setalwad, someone is saying सरकरिया। 1983 में दोस्तों सरकरिया कमीशन की गठन की गई थी। जस्टिस सरकरिया जो थे उनके नाम पे सरकारी सरकरिया समिति आई थी और इस समिति का उद्देश्य था भारत में केंद्र और राज्य के बीच के आपसी संबंधों की व्याख्या करना, उसमें क्या सुधार लाने की आवश्यकता है इसकी विवेचना करना। सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए इंडिया में 1983 में एक बहुत फेमस आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम है सरकरिया आयोग। एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस, और उसी तरीके से यूनियन स्टेट रिलेशंस के लिए कौन सी समिति? सरकरिया समिति। और केशवानंद भारती केस के अंदर क्या जजमेंट आया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान के मूल ढांचा की बात किस केस में की गई? वो की गई केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला में। और यूनियन स्टेट रिलेशंस के लिए 1983 में भारत सरकार ने कौन सी समिति गठन की? सरकरिया समिति गठन। ठीक है। The vice president, moving on to the question number 2, the vice president is the ex officio chairman of DAS. किसका ex officio chairman है? राज्यसभा। राज्यसभा। Very good. We have discussed this in our last class. So who is the present vice president of India? वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे छोटे भाई हैं वो। You must give a sense of respect to the constitutional holders. So this, the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and currently our vice president is Sri M. Venkaiah Naidu ji. Now with respect to the questions of vice president,
Can any one of you can name who was India's first vice president? Radhakrishnan. Yes, sir, Radha Krishnan. Next, कोई और? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Next. Wrong answer. Next. Anyone else? Sarvepalli Radhakrishnan. Sarvepalli Radhakrishnan. Next. और कोई? My dear friends. So is it Dr. Sarvepalli Radhakrishnan? Fine. Good. Right. The point is, आंसर करिए, कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा होना चाहिए. Your answer is correct. Sarvepalli Radhakrishnan or Radhakrishnan, whatever you call, Sri Radhakrishnan ji is good. But have confidence over whatever you speak. This is a simple question of general studies. Any student of even class 6, 7 can very well be in a position to answer this question. But the confidence is where in your examination, a little slight disturbance to your confidence and your marks are gone. So be confident. So the vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. The first vice president was Sarvepalli Radhakrishnan ji. Fine. अब आप लोग बताइए मुझे, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा का एक और नाम क्या है? अपर हाउस. अपर हाउस. वेरी गुड. या काउंसिल ऑफ स्टेट्स. लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा. लोकसभा. बहुत बढ़िया. राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 years. नेक्स्ट. Sir, राज्यसभा 6 years होता है. कितने? 6 साल. Sir, is it 3 years? 3 years. Next. Sir, 6 year. 6 year. Next. Next. सर राज्यसभा का 6 year ही होगा और लोकसभा का 5 year होगा. This is so simple questions. आप लोग इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस याद कर लिए हो. ये छोटी सी बात है कि भारत में राज्यसभा में कितने सालों के लिए होता है, लोकसभा में कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं लोग. एमपी अगर कोई बनना चाहता है तो मिनिमम एज क्या है? किसी को सांसद का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है भारत के अंदर? What is the minimum age? 25 years. 25. 35. Who is saying 35? Sir, 25 years. And what is the minimum age for people to get elected to Rajya Sabha? 30. 30. कौन 30 के समर्थन में है? हाथ उठाएं. नहीं. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 25 के समर्थन में, 30 के समर्थन में. कितने के समर्थन में आप लोग कह रहे हैं? दोनों को जोड़ दीजिए 55 के. ऐसा तो नहीं है. 35 years, sir. 35 ईयर रवि कह रहे हैं. 30 year. So ridiculous यार. Such a small question. वोटिंग का एज क्या है? अभी भी कम से कम इन क्वेश्चंस को लिखो कॉपी में. 21 years. 21 इयर्स वोट देने का है ना रजनी? 18. Sir, it's 18 years. 18. नो सर 21 से 18 हो गया. यार मतलब
सॉरी सर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। स्मॉल क्वेश्चंस कितनी बार बताया, 21 से 18 कर दिया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। क्या मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, इतनी बार रिपीट करता हूँ, इतना एफर्ट लगाता हूँ। फॉर व्हाट? फॉर यू टू आंसर 21, फॉर यू टू आंसर 35। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग। कौन बताएगा इन सब क्वेश्चंस का आंसर? मैं पूछने वाला हूँ, रेज योर हैंड, मैं उसे पूछूंगा। कॉन्फिडेंस भी शो कोई नहीं कर रहा है। अरे बताओ, मैं गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करने की कोशिश तो करो। यस सर। रजनी बताएगी। वोटिंग का क्या एज है भारत में? 18 ईयर। 18 ईयर्स। एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए आपको मिनिमम? तो 25। 25। अगर राज्यसभा के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए 30। ठीक है। अंकिता, रजनी सही कह रही है? यस सर, राज्यसभा के जो मिनिमम होते हैं वो 30 होते हैं। मिनिमम एज ही मैंने पूछा है हर चीज का। मैक्सिमम तो जब तक जान तब तक जहान, है ना? तो ठीक है, चलिए आंसर दिया करिए। इसलिए मुझे स्लाइड स्टॉप करना पड़ा ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं। फाइन, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श, बट this should not be the way, this is not the proper way, huh? At least fine. So we were talking about vice president, India's worst vice president. We also talked about who is our current vice president, और हमने बात करी कि राज्यसभा के अंदर कितने सालों के लिए नामांकन होता है, 6 सालों के लिए होता है ना? और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाओ, है ना? क्वेश्चंस लिखा करो जो मैं लाइव क्लास के सामने बोलता हूँ। क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट जो होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, वो कैसे होता है? कितने मेंबर्स का रिटायरमेंट हो जाता है? कितने Sir, साल? after every 2 years, 1/3 of the members retire. वेरी गुड। किसने आंसर करा है? Anushka. उसका फाइन। एंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टू हाउसेस, द अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट हाउस? Sir, Anyone? Sir, lower house. Rajyasabha. लोकसभा। Sir, अच्छा, Rajyasabha. there are many. Fine. Let me complete and please mute yourself. जहाँ पे disturbances थोड़ी हो रही है. Fine. So there are two houses, the upper house and the lower house, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Now the question is, which is the permanent house? Permanent house वो house होगा जो कभी dissolve नहीं होता है. राज्य सभा कभी dissolve नहीं होता है permanently. It is a continuous chamber, right? But Lok Sabha every 5 years it get dissolved. But राज्यसभा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लगातार चलते रहता है हमेशा, मतलब उसकी वो प्रक्रिया में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अनदर फैक्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर द राज्यसभा? 250 to 245. 250 है? अच्छा, इसमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 ऐसे होंगे जो क्या होंगे? Nominated by Nominated by president. राष्ट्रपति जी के द्वारा नामित होंगे 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर, जो कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति से संबंधित उत्कृष्ट योगदान होगा जिनका, उनको सम्मानित करते हुए सदन की गरिमा रखने के लिए उनको राष्ट्रपति क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, है ना? नामित करेगा।
आपको पता है सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर हिज एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन क्रिकेट। उनको राज्यसभा का एमपी बनाया गया है ना। एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 6 इयर्स के लिए आप बनते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेंकैया नायडू जब इलेक्शन जीते थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, श्री वेंकैया नायडू जी, तो उन्होंने किनको हरा के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था? Who was the man who was defeated? He was Gopal Krishna Gandhi, who was the opposition candidate. कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी। राइट डाउन दिस नेम। अच्छा, भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? कमला हैरिस कहां पे है वाइस प्रेसिडेंट? USA. ठीक है, याद रहेगा, यूएसए से लिया गया है ना। अच्छा, 3 ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनको कभी चुनाव में उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ या निर्विरोध रूप से चुने गए। फर्स्ट वाज श्री राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सेकंड वाज हिदायतुल्लाह एंड शंकर दयाल शर्मा वाज द थर्ड, जिनके खिलाफ कभी कोई कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा। एंड बिफोर वेंकैया नायडू जी इट वाज श्री हामिद अंसारी जी, है ना। Who was what? Second one. हिदायतुल्लाह was जस्टिस हिदायतुल्लाह। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सो Radhakrishnan, Hidyatullah and Shankar Dayal Sharma, these 3 people were there. Who was what? Elected unopposed. अगर मैं क्रम के हिसाब से पूछूं तो वेंकैया नायडू भारत के कितने उपराष्ट्रपति हैं? 13th. He is the 13th VP of India. Next question related to the Vice President of India is, which article of the Indian Constitution says that there shall be a Vice President of India? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा? Which article? 67. Article 63 of the Indian Constitution, my dear friends. It's 6(3), which says that there shall be a Vice President of India. And for becoming a vice president, you must be at least 35 years of age minimum. Next question related to the vice president is, अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण से एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के देहांत हो जाने के बाद, या उनके किसी भी तरीके की बीमारी की वजह से, तो कितने समय तक के लिए वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है कोई वाइस प्रेसिडेंट? 6 months. 6 मंथ। वेरी गुड, 6 महीने के लिए रह सकता है। अब मुझे ये बताइए कि क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है या नहीं? इज इट नेसेसरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉट? Yes, sir. रॉन्ग। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए जो उसकी योग्यता है ना, एक तो है कि 35 साल का कम से कम होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वह कम से कम लायक होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य। एटलीस्ट वो क्वालिफाई करना चाहिए, उसके पास वो अर्हताएं होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का एमपी बन सके, लेकिन सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। वेंकैया नायडू इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अपर हाउस। So my dear friends, is this facts clear? Vice President, the ex officio chairman of Rajya Sabha, Article 63 of the Indian Constitution, who was India's first vice president, and how many months and vice president act as an acting president? Who are the people who were elected unopposed to this office, and who was that man who was defeated by Venkaiah Naidu ji?
You have learned how many seats there are in Rajya Sabha. You have learned what is the difference between the lower house and the upper house. You have learned which is the permanent house of the Indian Parliament. You have also learned about the eligibility of the Vice President of India. Can Vice President of India be re-elected? क्या उन्हें पुनः निर्वाचन हो सकता है? क्या वेंकैया नायडू क्या फिर से चुनाव जीत सकते हैं? Can he be elected again? Or is there any limit? वो चुनाव लड़ सकते हैं. There is no restriction. Fine. याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है जी. ए ऑप्शन का बाद, बी ऑप्शन का बाद, सी ऑप्शन. प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन क्या है भैया? प्लानिंग कमीशन इतिहास है और नीति आयोग वर्तमान है. After scrapping this planning commission, which was an extra constitutional body, भारत में 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खुलता है, थिंक टैंक खुलता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं. इतना समझ में आया वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप लोगों को? यस सर. शुड वी प्रोसीड? यस सर. समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नो सर. Is this the best way to study? Yes, sir. Fine. Yes sir. Next question we will deal is, who is the current CEO of the Niti Aayog? Amitabh Kant, option C. वाह, Yes very sir. good, very good. इसमें और भी कुछ नाम दिए गए, तो let us look at these names. Who is Narendra Modi in the Niti Aayog? What is the position he holds in Niti Aayog? Narendra Modi, just because he's a chairperson. Exactly, very good. Narendra Modi is the chairperson of the Niti Aayog. And who is Rajiv Kumar in the option? He is nominated by the chairperson as the vice chairman of the Niti Aayog, right? So who is the CEO? CEO is Chief Executive Officer. Who is the CEO of Amazon? Do you know who is the CEO of a company called Amazon? Jeff Bezos, right? And similarly, who is the CEO of SpaceX? SpaceX is a company, it's a private space technology company. Elon Musk. Elon Musk, right? So, CEO of Niti Aayog is Amitabh Kant, chairperson is Mr. Modi, and vice chairperson is Rajiv Kumar, my dear friends. Now let us talk another question and let us discuss some more facts. Which of the following statement is correct about the Niti Aayog? First, Niti Aayog was formed on 25th January 2016. Option B, Niti Aayog comes under the Ministry of Commerce and Industry. Option C, the full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. And option D, the Niti Aayog is a policy think tank of the government of India. Which of the statement is correct? बताइए. The full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. C, आप बता रहे हो. Next. D sir. D को कितने लोग बोल रहे हैं? एक्चुअली आप लोगों को मैं देख नहीं सकता हूँ, जब स्लाइड खुला होता है तो आप लोग अनम्यूट होके आप लोग बोल सकते हो, है ना? मुझे कुछ भी दिखता नहीं है आप लोग, मतलब who are there in present who are saying something. So the best way to communicate is by speaking itself. So yes, who एक सही है ऐसे कहने वाले कौन कौन हो?
कोई नहीं। बी सही है ऐसे कहने वाले कौन कौन हो? कोई नहीं। सी सही है सर, ऐसे सी और कहने डी। वाले कौन कौन? सर, सी और डी दोनों। सी और डी सर दोनों। डी। अच्छा, डी। सी और डी दो, सी और डी दोनों होगा ये कहने वाले कौन कौन है? मैं सिद्धि। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। Let us discuss now. First option, Niti Aayog was formed 25th January 2016. This is wrong. 2015, my dear friend. दूसरा, नीति आयोग comes under Ministry of Commerce and Industry. Exactly not. ये प्लानिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसके अंदर आता है। ये कॉमर्स इंडस्ट्रीज इसका कोई लेना देना नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ये एक थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। फुल फॉर्म जो है ना नीति आयोग का वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट इंस्टीट्यूट, राइट? National Institution for Transforming India, not National Institute for Transforming India. So there was a minor glitch, minor correction, and the fourth option is exactly right. Those who have answered 4 is absolutely right. So the Niti Aayog is a policy think tank of the government of India. And what was the organization which was the which was replaced by Niti Aayog? It was Planning Commission, जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना गया। रोलिंग प्लान, 5-year प्लान। यस, 5-year प्लान। आपको इकोनॉमिक्स के मेंटोर आपको बताएंगे हाउ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया, हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्टेड इन इंडिया, व्हाट इज गाडगिल प्रोग्राम, राइट? व्हाट इज विश्वेश्वरैया प्लान, how our economic model became 5-year, first 5-year, second 5-year, third 5-year plan, what was rolling plan. These are something which you will discuss in economics. Fine. Let me have my own boundaries for it. Does not want to go into affairs of the other subject. So now, next very interesting question. Which group of the following article of the Indian Constitution contains directive principles of state policy? 36 to 51 सर इसका आंसर होगा। 36 to 51। नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के इनमें से कौन से अनुच्छेद संबंधित है? आंसर्स एज टोल्ड बाय योर क्लासमेट्स 36 to 51। ये आपका क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 51A क्या होता है? Fundamental duties, absolutely right. And what about article 12 से लेकर article 35 तक? Fundamental right. Fundamental rights. So article 12 to 35 is fundamental right, article 36 to 51 is directive principles of state policy, and article 51A is fundamental duties. Very good. I'm very happy that you people are answering very smartly today. So we will discuss this directive principles of state policy. For example, take up an example of question that article 44. Article 44 speaks of Civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या आर्टिकल जो 36 से 51 तक के बीच में है, आर दे लीगल राइट्स, आर दे जस्टिफाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट? Sir, they are not enforceable. मतलब you cannot ask the court to enforce them for the Right. You cannot go to the court for the violation of directive principles of state policy. Directives, principles of state policy are not enforceable by the court of law. But if your fundamental rights are violated, you have the power to go to the court to get your fundamental rights back. अगर आपकी fundamental rights violate होती है, तो through which article you can go to the High Court? 226 for writ jurisdiction. Fine. And by which article you can go directly to the Supreme Court? 32. Exactly. So through 226 you will go to the High Court,
and through 32 you can directly move to the Supreme Court in case your fundamental rights are violated. Fundamental rights are very fundamental to the existence of individual. Which two fundamental rights or which two article of Indian Constitution cannot be suspended even during the time of emergency? भारत में आपातकाल लगने के बाद भी कौन से दो फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते? This I have discussed in last class. So 20 or 21? 20 and 21, right? Next question. Moving on to the next question. Directive principles of state policy is mentioned in dash of the Indian Constitution. Which part of the Indian Constitution? 4. Part 4. 4. If I am saying it's 6, who is going to support me? No, sir, it's part 4. No, sir, it's 4. So no one is going to support me? No, sir. Okay. So wrong is wrong, right? And right is right. So part 4 of the Indian Constitution talks about the directive principles of state policy. And what is part 3 of the Indian Constitution? Fundamental rights. Fundamental rights. rights. Very good. Moving on to the next, related to directive principle of state policy itself. Which of the following article of the Constitution is directed to establish uniform civil code? Article 44. Article 44. 44. संविधान की अनुच्छेद 44 यह कहती है कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट? संविधान में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच जो भी आर्टिकल दिए गए हैं उसमें संविधान के अंदर ये बताया गया है कि जो राज्य है उसको चाहिए कि इन विषयों पे कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो liquor is banned in Bihar? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That prohibition was a part of a directive principles of state policy. भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व में बताए गए हैं कि राज्य को इन ये जो लिकर्स हैं इनको क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, बैन करना चाहिए। Just give me a minute. I will be back. Yes. So, I'm sorry. So, what is the tenure of the office of Chief Election Commissioner? So 6 years or 65 years, whichever is earlier. Fine. C, How many of you are with the option C? Yes, sir. Rajni. Yes, sir. Right. And who is the present Chief Election Commissioner of India? Sunil Arora. Sunil Yes. Who is the Chief Election Commissioner? Sunil Arora. Fine. Which article of Indian Constitution talks about election commission?
No one knows. Article 326. हाँ जी, पता होना चाहिए ना. And who appoints the Chief Election Commissioner of India? Prime Minister, 223 Chief Justice, President. President, Lok Sabha Speaker. President, sir. कौन? President. President. क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है? Oh, sir, President. प्रेसिडेंट. लॉक कर दिया जाए. Yes, sir. ठीक है. तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वह 6 सालों के लिए या कि 65 सालों के लिए, जो भी इसमें से पहले होगा, वो अपने कार्यकाल पे रहता है. 5 साल कभी भी कंफ्यूज मत होना आप लोग. ज्यादा लोग 5 साल इस ऑप्शन में मार के आते हैं एग्जाम में और वो गलत करके आते, इसीलिए क्वेश्चंस प्लेस किए गए यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग. टू मैच डिस्कशंस ऑलरेडी हेल्ड. व्हेन वाज एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? 1985. 1985. 1985. बस 3 लोग. Which? 24th February 1985. अच्छा जी. और which part of the Indian Constitution talks about anti-defection? Which schedule? 10. 10. Which schedule? 10 or 11. 10th. 10th schedule. 10th. And which 8th schedule is related to what? Official language. How many Official languages are language. recognized by the Indian Constitution? 22. Next. In which part of the Indian Constitution the fundamental duties are enshrined? 4A. 4A. How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? 11. 6. 11. What? 11. 11. 11. 11. Fine, right. And how many union territories are there in India at present? 8, sir. 8. 8. Okay. Which 2 union territory has been merged? Daman, Diu and Dadar and Nagar Haveli. Right. Good. Name of the first Deputy Prime Minister of India is V.R. Gill, D.B. Mahawar, R.M. Shukla या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका भी आंसर नहीं पता जी. भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई. सरदार वल्लभ भाई पटेल सर. सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल was the president of which session of Indian National Congress? कराची सेशन 1931. राइट इट डाउन. कराची सेशन 1931, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई थी. इसी सेशन में पटेल was the president of Indian National Congress. He is also associated with Bardolai Satyagraha. Sardar Patel. Sir, repeat again, sir. Karachi session of the Indian National Congress 1931. So he was the president of Indian National Congress 1931 Karachi session, and in that session fundamental right and economic policy was discussed. Next interesting question. Panchayati Raj belongs to residual list, concurrent list, state list, union list. State list, sir. What? State list. State list. And in which part of the Indian Constitution you find these list? किस शेड्यूल में? 11. 11. 11. पंचायती राज बिलोंग्स टू द 11th लिस्ट. बस जो क्लासिफिकेशन करा है स्टेट, कंकरेंट और यूनियन, ये कौन से पार्ट शेड्यूल में है? 7 में. 7. अच्छा. पंचायती राज के अंदर 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स पे कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को है? 29. वाह जी, बहुत तेज हो आप लोग हैं. वेरी इम्प्रेस्ड आई एम. ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट,
क्या क्या चीज पे कानून बना सकता है केंद्र सरकार? डिफेंस पे, बैंकिंग पे, करेंसी पे, फॉरेन अफेयर पे, कम्युनिकेशन पे। स्टेट क्या क्या चीजों पे बना सकता है? पुलिस पे, ट्रेड पे, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे, और सिंचाई इरिगेशन पे। जिसपे राज्य और कानून सरकार दोनों बना सकता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, शादी। देखो शादी मतलब यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है शादी पे कानून। एडॉप्शन और सक्सेशन, है ना? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो कोई। राइट टू फ्रीडम डज नॉट इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन। C, sir. Acquire property and wealth. B, sir. नहीं sir, acquire property and wealth. B. Answer is B. Right to acquire property and wealth was a fundamental right, but it is not a fundamental right. ये था but अब ये fundamental right नहीं है। इसको अब बस एक legal right दिया गया है, इसको fundamental right से हटा दिया गया था। इसीलिए right to acquire property and wealth is not a fundamental right to freedom. भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes sir. Very devastating, unfortunate incident was happened in Bhopal in 1984 on 2nd of December. वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया एक केमिकल फैक्ट्री में, जो कि अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस कंपनी का नाम था। एंड उस कंपनी में एक गैस होता है, साइंस के होंगे तो समझ पाओगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा गैस उस ट्रेजेडी में लीक हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था जो केमिकल फैक्ट्री में लीक हो गया, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी जाने चले गए, क्योंकि बहुत टॉक्सिक गैस होता है। उस लीक हो जाने की वजह से लगभग 27 टन वो गैस निकल गया था और पूरे भोपाल के पूरे शहर को वो जो है अपने चपेट में ले लिया था। बहुत लोग आज भी जो वहां पे पैदा होते हैं तो उन चीजों की वजह से बहुत डिफॉर्मिटीज बॉडी में आ जाती है। वो एक अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द नेम ऑफ द गैस। Who was the first finance minister of independent India? It was R.K. Shanmugam Shetty. C option is the right. And who is the current finance minister of India? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण अभी बजट पेश की थी ना? Yes, sir. Yes. बजट में एक परंपरा होती है, बजट पेश करने पहले से क्या होता है, हलवा सेरेमनी, याद रखना है। बजट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 112 में, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेगी, जिसको क्या कहा जाता है पॉपुलरली, बजट। ठीक है, फ्रेंच शब्द है। और आर्टिकल 112 क्या बोलता है? बजट की बात करता है। ये तो बताया था ना, आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। हाँ? Yes, आए थे। ठीक है, अब थोड़ा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के डिफरेंशिएशन को अगर हम देखें तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने बताया कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 और 226 यूजिंग रिट जुरिस्डिक्शन, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टेनियन प्रोहिबिशन। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो सामाजिक इक्विटी चाहता है, जैसे विलेज रिपब्लिक की बात करता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ना। तो वो क्या कहता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, जबकि फंडामेंटल राइट एक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिया गया है।
कोर्ट के पास ये शक्ति है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा है कोई भी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, तो उस कानून को निरस्त करने का अधिकार कोर्ट को दिया गया है। जबकि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट किया जाएगा तो इसके लिए कोई कानूनी क्या है, शक्तियां नहीं दी गई है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स, कितना है आज के सेक्शन, ठीक है पहले खत्म कर लेते हैं। तो अभी पाकिस्तान ने अपने एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अरे पढ़ के बता दो, क्या नाम लिखा हुआ है? बाबर लॉन्च किया है। बाबर पाकिस्तान ही लॉन्च कर सकता है ना, तो बाबर लॉन्च किया। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको बाबर नाम से लॉन्च किया है। अब आपसे बाबर से कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री कितना जानते हो आप लोग। तो बाबर कौन था? अकबर का बेटा था ना? No, sir. No, sir. अच्छा, तो बाबर का बेटा का नाम क्या है? हुमायूं। Humayun. बहुत बढ़िया। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में या फर्स्ट बैटल ऑफ इब्राहिम पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बहुत बढ़िया। कब हुई थी बैटल ऑफ पानीपत? 1526 में। 31 अप्रैल 1526। 16 मार्च 1526 है। और बैटल ऑफ खानवा किसके बीच लड़ा गया? खानवा की युद्ध किसके बीच लड़ी गई? बाबर और राणा सांगा के बीच में, है ना, जिसमें राणा सांगा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इब्राहिम लोदी को हराते हैं। और बाबर के पास क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? वार टेक्निक बहुत अच्छी थी। आर्मी कम थी लेकिन युद्ध कौशल बहुत ज्यादा खतरनाक था। टेक्नोलॉजी बहुत यूज करना जानता था। इसीलिए वो भारत में मुगल डायनेस्टी का उसको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इस्टेब्लिश्ड इंडियाज मुगल डायनेस्टी, उसको पूरी एम्पायर का वो नींव रखता है। इब्राहिम लोदी को हरा देता है पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। उसके बाद राणा सांगा जो है, इब्राहिम लोदी दरअसल अफगानी रहता है, तो अफगानी सरदारों के साथ मिलके राणा सांगा और तमाम लोग जो है इब्राहिम लोदी को, पहले जो पहला युद्ध होता है ना इब्राहिम लोदी वाला, तो उसमें क्या करते हैं कि राणा सांगा कहीं कहीं बाबर का साथ देते हैं। लेकिन जब लगता है राणा सांगा को कि यार ये तो भारत में रहने आ गया, आपको तो लगा युद्ध लड़ने सिर्फ आया है, ये तो यहाँ अपनी घर गृहस्थी बसाने आ गया, तो क्या हुआ कि फिर जो है राणा सांगा मोर्चा खोल देते हैं बाबर के खिलाफ। और इसमें फिर अफगानी लोग भी साथ देते हैं उनका, यानी इब्राहिम लोदी के सपोर्टर्स और इब्राहिम लोदी के फैमिली वाले। तो फिर जाके लेकिन इनकी बैटल ऑफ खानवा में क्या हो जाती है? इनकी हार हो जाती है और बाबर अल्टीमेटली फाउंडर बन जाता है मुगल डायनेस्टी का, और भारत में मुगल शासन की, मुगलिया सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। देखो बाबर मरता तो आगरा में है, ठीक है, लेकिन बाबर की इच्छा होती है कि उसको दफनाया कहाँ जाए? काबुल में। इसीलिए फिर बाबर को कहाँ दफनाया जाता है? आगरा से उसके अवशेषों को लेके फिर काबुल में भी दफनाया जाता है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके बाबर से रिलेटेड है। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। पानीपत के पहले युद्ध में उसने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, जिसके बाद उसने मुगलिया डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की। एलन बॉर्डर अवार्ड दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों को, ठीक है। और इस बार जो है एलन बॉर्डर पुरस्कार से तीसरी बार सम्मानित कर दिए गए ये भाई साहब, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? स्टीव स्मिथ। बहुत बढ़िया। इनको मिला है ऑस्ट्रेलिया में प्रेस्टिजियस एलन बॉर्डर ट्रॉफी। और दूसरे नाम क्या है? साथ में कौन है महिला? ये है बेथ मूडी, जिसको मिला है मेलिंडा क्लार्क अवार्ड, है ना। बेथ मूडी एलन बॉर्डर पुरस्कार के लिए स्टीव स्मिथ को चुना गया है।
है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस बार का खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ भारत में? प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया। ये हुआ गुलबर्ग में, कश्मीर में हुआ दूसरा खेलो इंडिया गेम, है ना। ये याद रखना है, दूसरा खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ। ठीक है, हुआ। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे थोड़ा बात कर ले। एक दो फैक्ट बच गए आपके। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, वो 42nd अमेंडमेंट में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन करने के बाद ड्यूटी आता है किस आयोग के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह आयोग। और इसमें आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया जाता है। ठीक है, और पार्ट 4A ऐड किया जाता है, 51A ऐड किया जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। और 86, पहले 10 था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 11वां फंडामेंटल राइट, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के प्रबंध की बात की गई है, उसको जोड़ा जाता है। क्या बच गया? फंडामेंटल राइट्स है। मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही है, तो इफ यू ऑल विल अलाउ तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूं। Yes, sir. Okay, yes, sir. ठीक है, थैंक यू। कुछ समझ में आया आज? Yes, sir. यस सर। पक्का? हाँ सर। हाँ sir. तो ये टेक्निक सही है ना याद करने के लिए, समझने के लिए पॉलिटी को? Yes, sir. Right. So again, all the best to all of you. Study hard, work hard, and success is all yours. The future is all yours. If you have control over your present, then the future is all yours. So waste only little time on Instagram, Facebook, and other social sites, and more on the study materials, the reading material, the modules. That is going to help you in your exam, for your future, for your happier life. And I was very happy to receive all the answers that you all have given. I'm really deeply impressed by all of you. Continue answering the questions, continue having regular classes. Okay, so let me allow to end today's session. From the next class we will meet with a new GS section, with new Indian polity discussion, and with new some current affairs. Okay, good night. Thank you. Bye bye. Good night, sir. Thank you.